सुबह का समय। गांव का एक छोटा सा घर, जिसके आंगन में तुलसी का एक पेड़ लगा था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच घर की छोटी बहू गीता झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू सीता बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सारा घर का काम मुझसे ही क्यों कराया जाता है? ना कोई मदद, ना कोई मान। मेरा तो जीना हराम कर रखा है। तू तो काम में लगी रहती है गीता। तुझे काम किए बिना चैन ही नहीं आता। आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे दिन बस आराम ही करना चाहती है। अरे गीता, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ी बहू से इस तरह बात करते शर्म नहीं आती? माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस मन में था तो निकल गया। घर का पुराना रसोई घर, जहाँ रमा अकेले खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। माँ जी को तो बस बड़ी बहू में ही दीवी दिखती है और मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी गीता का पति अमन रसोई में आता है। गीता, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी करने जाने की तैयारी कीजिए, जैसा कि आपकी घरवाली चाहती हैं। मैं कर लूंगी घर का काम अकेली। गीता, माँ को कुछ समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भैया को ज्यादा मानती आई हैं और बहू के रूप में भी वो सीता को ही देखती हैं। दोपहर का समय। आंगन में माँ और सीता बैठी थी। सीता बेटी, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे भाग्य से ही मेरे घर में पोता हुई है। माँ जी, ये सब आपका आशीर्वाद है। और उस गीता को देखो, वो तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है। हाँ, बस खुद को ही चालाक समझती है वो। तेरे जैसे संस्कार थोड़े ही हैं उसमें। गीता दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय, सब खाना खा चुके थे। गीता चुपचाप बर्तन धो रही थी। गीता, तुम्हें बुरा लगा जो माँ ने कहा? देखो, मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं अमन जी, अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। गीता, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहू अमन को समझा दो कि गीता को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। औरतों को उनकी जगह पता होनी चाहिए। आप चिंता ना करें माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का समय। गीता रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी और चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर से माँ और सीता की हंसी की आवाज आ रही थी। मेरी तो हर सुबह एक जैसी होती है, कोई बदलाव नहीं, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? तभी गीता की सास रसोई में आती है। गीता, सीता के लिए अदरक वाली चाय बना देना, आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। मेरी भी तो रात से तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओह, अब बीमारी के बहाने बनाने भी सीख लिए तूने। अरे सीता से कुछ सीख, जो बिना शिकायत सब करती है। गीता चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगती है। उधर बड़ा भाई रवि काम से लौटता है। माँ, मैं आ गया। आ बेटा, थक गया होगा। गीता, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। गीता सब देख रही थी कि किस तरह बड़ी बेटी और बहू का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ रहा। इसके बाद आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल गीता को छोड़कर। रवि बेटा, हमें अपनी पोते के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। तेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर चलकर देखता हूँ। अरे हाँ माँ जी, हमारा गोलू तो सब में अव्वल आएगा। माँ, गीता भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी घर के बच्चों को पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। हमें किसी परदेसिन की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सीता है, गीता तो बस बोझ है। सन्नाटा छा जाता है। गीता कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी सब सुनती है। रात का समय। अमन और गीता अपने कमरे में बात कर रहे थे। गीता, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप हैं तभी मैं सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा गीता, बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य की भी एक सीमा होती है।
शाम का समय। अपने कमरे में माँ बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। गीता उनके पास बैठकर उनका सिर दबा रही थी। माँ जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं, जरा सी थकान है। सीता से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी अमन कमरे में आता है। गीता ठीक कह रही है माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैं भैया को बुलाता हूँ। रवि भी बूढ़ी माँ के पास आ जाता है। क्या हुआ माँ को? रवि जी, अचानक से माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो अमन, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। डॉक्टर माँ को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़ी थी। गीता और सीता पास में चुपचाप बैठी थी। आप बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा जाता है। सीता रोने लगती है। गीता की आंखों से भी आंसू बहती हैं, लेकिन वो संयमित रहती है। माँ ऐसे कैसे चली गई? मैं तो उन्हें अपनी बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए अपने साथ शहर ले जाने वाला था। माँ को कभी खुद की चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा किसी और की चिंता में ही लगी रहती। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे तूने देखा, गीता तो उनके लिए सब कुछ करती थी, फिर भी बूढ़ी माँ ने सीता को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हो तो अपना भी पराया हो जाता है। अब ये सच आज तक किसी से छुपा है? घर पर अमन और गीता आपस में बातें कर रही थी। गीता, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुम माँ को इतना अच्छा समझती हो। मैंने माँ को माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं। फिर भी मैं अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी। एक महीने बाद आंगन में दोनों भाई बैठकर माँ की जमीन जायदाद के कागज ढूंढ रहे थे। तभी एक पुरानी लोहे की पेटी से माँ की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज निकाले गए। गीता और सीता थोड़ी दूरी पर बैठी सुन रही थीं। देखो अमन, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरा बेटा है, आगे उसका भविष्य भी देखना है। तो क्या भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हिस्सेदार हूं। सुन, मां मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बोली थी कि अमन की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसीलिए तुझे सिर्फ 20% हिस्सा मिलेगा। भैया, मां ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ लिखकर छोड़ा है। अगर ये बात सच थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मां को लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुंह ज़बानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 80% हिस्सा चाहिए। इतना सुन गीता और अमन अपने कमरे में चली जाते हैं। अब तो आप ही नहीं रही जो सच का फैसला कर सके, और आपके भैया इतने चालाक हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं चलने देंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता गीता, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। माँ के पक्षपात ने भैया को लालची बना दिया। अमन, अब फैसला तुम ही करना होगा। अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि करने वाला। उधर सीता और रवि खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। आपने सही किया जो जमीन का 80% अपने पास रखा। यदि हम उन्हें बराबर का हिस्सा देते तो हमें क्या बचता? हाँ, मैं बड़ा हूँ और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय। अमन और गीता अपने 20% हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। दोनों के हाथों में पीठ की थैली थी। सामने की ओर रवि का बड़ा खेत फैला हुआ था। गीता, जमीन भले ही कम है, लेकिन मेहनत तो हमारी सच्ची है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना किसी झगड़े के अपने हिस्से की खेती शुरू करें। कोई बात नहीं, हम इसी जमीन से शुरुआत करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर खुशहाली आएगी।
इसके बाद दोनों मिलकर खेत की खुदाई शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर रवि हल से अपनी जमीन जोत रहा था। तभी सीता पानी लेकर आई और रवि से कहने लगी, जरा देखो तो, हमारा खेत पूरा पसरा पड़ा है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाड़े में खेती कर रहे हैं। चिंता मत करो, माँ का आशीर्वाद है हम पर। अब देखना हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। अमन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। शाम का समय, घर में गीता और अमन थके हुए आते हैं। गीता, आज पूरी जुताई हो गई, कल से बीज डालना शुरू करेंगे। हाँ, हमारा खेत छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हमारा पसीना और सच्चाई दोनों बोई जाएगी। दोनों मुस्कुराती हैं, पर आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रही थी। सुनो, रवि ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। अमन भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है। यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगती है। रवि का खेत फैला हुआ था, लेकिन उसमें जगह जगह सूखापन था। वहीं दूसरी ओर अमन का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं, कम जमीन में भी अमन की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। रवि ने तो काम बैलों से करवाया, लेकिन अमन ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। रात का समय, हल्की बारिश हो रही थी। अमन और गीता एक दूसरे को देख रहे थे। कभी कभी लगता है कि माँ ने जो किया वो शायद हमारी परीक्षा थी। हाँ, और हम उस परीक्षा में पास होंगे क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। सुबह का समय, खेत में हल्की बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू आ रही थी। अमन अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। गीता टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। देखिए ना अमन जी, हमारी छोटी सी खेत की फसल कितनी हरी भरी है। लगता है जैसे धरती मुस्कुरा रही हो। गीता, ये सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस शांत हैं। दूसरी ओर रवि का खेत, जहां सूखी और कीड़ों का प्रकोप था। रवि परेशान चेहरा लिए खेत का निरीक्षण कर रहा था। सीता पास में खड़ी थी। ये क्या हाल हो गया है हमारी फसल का? इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। रवि, मुझे लगता है कि हमारी फसल को पानी समय पर नहीं मिला और बीज भी अच्छे नहीं थे। ऊपर से कीट भी लग गया। अब हम क्या करेंगे? वो देखो, अमन की छोटी जमीन में इतनी फसल और हमारे यहाँ सब चौपट। उसी तो बस किस्मत का साथ मिला है। मेहनत करना उसकी बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए थे। अमन अपनी ही फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह अमन जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। धन्यवाद साहब, ये सब मेहनत और धरती माँ की कृपा है। वहीं दूसरी ओर रवि खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। आपके अनाज में नमी और कीट है। हम नहीं ले सकते रवि जी। ठीक है, कुछ दाम दे देना, पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकती। ये हमारी गोदाम में सड़ जाएगी। इसके बाद रवि दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। रात का समय, रवि और सीता आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे, माँ ने 80% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल, अमन आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई, पर चैन नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो अमन ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है अमन, हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। अमन भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अब अमन के पास आधुनिक ट्रैक्टर,
ट्यूबवेल और एक गोदाम था। अमन ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। गीता एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। अमन एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। गीता, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है अमन जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ के जाने के बाद हमने बहुत सहा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय, घर में सन्नाटा था। रवि का बेटा खाट पर लेटा था, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गया था। रवि और सीता उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। रवि, दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। सीता, 2 बीघा जमीन बेच चुका हूं, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। रवि का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें डरी हुई। रवि, मेरे पास एक रास्ता है। हम अमन से मदद मांगेंगे। क्या? अमन से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रवि, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह अमन और गीता तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने रवि और सीता झिझकते हुए आते हैं। अमन दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी, आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं गीता, आज हम कुछ मांगने आए हैं। अमन, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटा बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है। अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया, आप बैठिए। ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए, कितना चाहिए? अमन, सेठ रोज धमका रहा है। कहता है अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। अमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूं। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर गीता और सीता आपस में बात कर रही थी। गीता, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छिन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए। अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय, अस्पताल के एक कमरे में रवि का बेटा बिस्तर पर लेटा था। उसका इलाज चल रहा था। अमन डॉक्टर से बात कर रहा था। गीता और सीता पास में बैठी थी। अब घबराने की जरूरत नहीं, बच्चे का इलाज सही समय पर हो गया। बच्चा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और अमन दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। भैया, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब ये बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर बैठते हैं। एक बड़ी चौकी पर चटाई बिछी थी। अमन, गीता, रवि, सीता और बच्चा। गीता, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते।